सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की कड़ी संख्या 161 में आज हम लोग बात करेंगे स्त्रियां और ग्लोबल वार्मिंग पर। और हमारी आज की वक्ता है डॉक्टर सुनीता कुमारी। उससे पहले हम सबके पास आज एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। अभी पिछले रविवार को ही विभा रानी दीदी को फादर कामिल बुल के सम्मान मिला है। तो उसके लिए सभी बड़ी बिंदियों की ओर से हमारी इस ग्रुप की निर्माता विभा रानी दीदी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम लोग यही कामना करते हैं कि विभा रानी दीदी का इसी तरह से जो सृजनात्मक दुनिया में उनका जो चलना फिरना और उनका जो पूरा प्रचार प्रसार, उनकी एक जो छवि है, उनका जो एक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्तित्व है जिससे हम लोगों को हमेशा प्रेरणा मिलती है, वह इसी तरह से विकसित होता रहे और ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे। दीदी इसी तरह से हम सबको प्रेरित करती रहें और हम लोग भी उन्हीं के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। और यही बड़ी बिंदी का लक्ष्य भी है कि हम सभी लोग एक साथ मिल करके अच्छा करें। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दीदी। और हम लोग आज मिलते हैं डॉक्टर सुनीता कुमारी से, जो इन दिनों भूगोल विभाग में सहायक प्राध्यापक के तौर पर राजनगर मधुबनी में बीएसजे कॉलेज में कार्यरत हैं और इन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की है। इनका जो ज्योग्राफी में शोध कार्य है वह समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और साथ ही इन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में, संगोष्ठियों में अपनी शोध पत्र की प्रस्तुति दी है और कई जगह आयोजन समिति में भी कार्य कर चुकी हैं। डॉक्टर सुनीता, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस बड़ी बिंदी जो क्लब है उसकी जो संचालक हैं विभा रानी मैडम, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जिस तरह से उनके बारे में कुछ भी मतलब कि कहा जाए बहुत ही कम है, क्योंकि उनके नाम के अनुसार ही द क्वीन ऑफ नॉलेज, मैं इतना कह सकती हूँ कि द क्वीन ऑफ नॉलेज हैं विभा रानी मैम। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उन्होंने बहुत कुछ मतलब मैथिली के भाषा में अनुवाद किया है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। वो समाज सेविका है, बहुत अच्छी गायक हैं और हर गुण से संपन्न है वो। और नारी उत्थान के लिए वो बहुत कुछ करती हैं और उन्हीं का देन है कि आज मैं आप लोग के सामने हूँ। और बड़ी बिंदी जैसे क्लब को, नारी को आगे बढ़ाने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने इतना कुछ सोच रखा है। और उस कड़ी में आज मैं उनके लिए बहुत बहुत मतलब कि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया कि मैं कुछ दो शब्द बोल सकूं। उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और मेरी प्रिय प्रिय विभा, डॉक्टर विभा कुमारी, जो विश्वेश्वर सिंह महाविद्यालय में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं उनके साथ कार्य करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं उनके साथ कार्य करती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी कविताएं मृदुभाषी हैं हमारी विभा मैम। और बहुत मतलब कि कहते हैं ना कि जो कवि होते हैं वो सागर की गहराई में जा कर के मोती चुन लाते हैं अपनी कविताओं में। तो मैम के पास बैठ करके मैं उनकी नॉलेज के गहराई में जा करके चुन चुन करके लाती हैं और हमें मतलब कि इसे ज्ञान देती हैं। उसके लिए मैं विभा कुमारी मैम को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि इसमें वो मुझे जोड़ी हैं। और इसमें जो बिंदी क्लब के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ आज मैं सुनीता कुमारी डॉक्टर ये विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर मधुबनी में सहायक प्राध्यापक हूँ।
और आज का टॉपिक है, वैसे तो मैं पीएचडी की हूँ बिहार यूनिवर्सिटी से, और मेरी टॉपिक भी फीमेल पे ही रही है, महिलाओं पे ही रही है। तो उनके उत्थान के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, इसी पे मेरा शोध पत्र रहते हैं। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्त्रियां और ग्लोबल वार्मिंग। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरे जीव के लिए ज़रूरी है। मतलब पृथ्वी ग्रह ऐसी है, उस पे निवास करने वाले सभी जीवों के लिए, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, मानव, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसके बारे में जानें, और वो सभी इससे इफ़ेक्टेड होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सबसे पहले उसके बारे में डॉक्टर सुनीता, एक मिनट में आपको थोड़ा सा रोकूंगी और मैं ये चाहूंगी जी, कि हम लोग विषय पर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, जी, आपकी अभी उम्र बहुत कम है, लंबी जीवन यात्रा नहीं है, लेकिन उस जीवन यात्रा में आपकी कई उपलब्धियां हैं। तो थोड़ा सा अपनी अब तक की जीवन यात्रा, शिक्षा दीक्षा और कैसे भूगोल पढ़ने में आपकी रुचि जगी, इस क्षेत्र में आने का विचार हुआ, इसके बारे में हम लोगों को बताएं। और एक और बात मैं कहूंगी कि आज ये जो विषय है ये हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही जानकारीप्रद है, लेकिन यह बहुत जरूरी हो जाता है कि विषय से पहले हम अपने वक्ता को पहचानें। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने बारे में मतलब कि क्या बोला जाए, मतलब जितना उतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी शिक्षा-दीक्षा जो हुई है, वो मैं एमडीडीएम कॉलेज मुज़फ्फरपुर से ग्रेजुएट हुई हूँ ज्योग्राफ़ी में। और शुरू से ही प्रकृति के प्रति मेरा बहुत ही लगाव रहा है, और छोटी-छोटी चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व करती थी। तो प्रकृति से लगाव की वजह से मैंने ज्योग्राफी को चूज किया, और भूगोल काफ़ी रोचक विषय है इसलिए। और उसके बाद से मैं वहीं पे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की हूँ, और मेरे पीएचडी का टॉपिक जो है अवेकनिंग ऑफ फीमेल पॉपुलेशन एंड लिटरेसी टुवर्ड नॉर्थ एंड वेस्टर्न बिहार। मतलब कि जिसका ये हुआ कि महिलाओं की जागृत करना, कितना पॉपुलेशन जो है और कितनी महिलाएं हैं, कितनी अवेयर हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने मतलब कि से अधिकारों को लेकर के, इस पे मेरा रुचि रहा है। मेरा मानना ये रहा है कि जब तक से महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी, हम एक सुंदर विकासित मतलब विकसित सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए मेरा हर शोध पत्र का जो फोकस रहता है वो महिलाओं के प्रति रहता है। ये हम सभी जानते हैं कि महिलाएं जन्मसिद्ध उनमें गुण होता है प्रबंधन का, मैनेजमेंट का। वो शिक्षित हैं तो भी और नहीं शिक्षित हैं तो भी उनमें प्रबंधन का बहुत, और वो टाइम मैनेजमेंट हो या अपने घर को मैनेजमेंट हो, कार्य करने वाली महिला से लेकर के एक हाउस होल्डर महिला भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करती हैं। तो उन्हीं महिलाओं को अगर हम शिक्षित करते हैं, उन्हीं महिलाओं को अगर हम जागृत करते हैं समाज के प्रति, अधिकारों के प्रति, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे उन्हें मतलब कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब वही महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो वो और कितनी सशक्त हो जाएंगी और कितना अच्छा प्रबंधन करेंगी। तो इसीलिए मैंने अपना टॉपिक महिलाओं के उत्थान पे रखा था। और मैं अभी जैसे कि बता चुकी हूँ, अभी फिलहाल में विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्य हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। और यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे बारे में, इतना ही है। और क्या। अच्छा, ठीक है, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को एक आम व्यक्ति कैसे समझे और कैसे पहचाने। आम व्यक्ति सरल भाषा में यही कहूंगी कि कोरोना एक महामारी आई थी, उससे हम सभी बहुत ज़्यादा
बहुत अपनों को खोए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ हमारा चला गया सभी का। तो वो भी एक कारण है जलवायु परिवर्तन का। ग्लोबल वार्मिंग मतलब एक जलवायु परिवर्तन। आज अभी अभी का समय जो है, अगर हम उसको ले लें तो बारिश का मौसम है, कृषि करने का मौसम है, लेकिन बारिश बहुत कम हो रही है। ये सब जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है कि मतलब कृषि के समय में बारिश का नहीं होना, असमय बारिश का बहुत ज़्यादा हो जाना, मतलब कि इसी वजह से सब कुछ होते आ रहा है। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि इसको सिंपल भाषा में यही कह सकते हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं कि कभी सूखा का मार हम झेलते हैं, कभी बाढ़, असमय बाढ़ का देखते हैं, तो कभी भूकंप, मतलब जो ये ज्योग्राफिकल ये है, तो मैं थोड़ा सा अपना भूगोल विषय का भी उसमें दे रही हूँ जो मेन कारण है। तो नॉर्मल भाषा में ये कहेंगे कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा, वैसे वैसे हम बहुत सारी समस्याओं को सामना करते आएंगे। उसमें बहुत सारे वायरस का ये होगा, असमय बारिश होने की वजह से बहुत सारे वायरस आएंगे। पहले डेंगू जैसा इस टाइप का कोई बीमारी नहीं थी, बट आजकल हम अगर देखते हैं तो डेंगू एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जैसे कि हम स्वास्थ्य के ये से हमको देखना मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग का पहले कारण क्या है, अगर हम जानना चाहें तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है बहुत ज़्यादा, मतलब पहला कारण तो ये हो गया कि जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ती है तो उसकी मांग बहुत बढ़ती है। मांग बढ़ती है तो सबसे मेन कारण है पेड़ों की कटाई। पेड़ को इतना ज़्यादा कटाई हो रही है जिसकी वजह से सभी मतलब अगर साधारण भाषा में जाने तो पेड़ सबसे अच्छे स्रोत होते हैं ऑक्सीजन का। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, और हम जितनी जनसंख्या बढ़ेगी हम कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और वो ग्लोबल मैम क्षमा चाहती हूँ, मैं बीच में एक प्रश्न मेरे मन में आया था, आपको रोक कर पूछ रही हूँ। आपने कहा कि बारिश या तो असमय हो जाती है या कम होती है, पर एक और समस्या है इसके साथ जिसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं कि यदि बारिश होती है तो हमारे पास बारिश के जल का कोई प्रबंधन नहीं है। इसका क्या उपाय है? क्योंकि यदि बारिश होती है तो बहुत जल्दी पूरा शहर या गांव तीतर बीतर अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारी दिनचर्या खराब हो जाती है, घरों में पानी आ जाता है। तो यह किस तरह की परिस्थिति है जिसमें एक और हमें बारिश की आवश्यकता है और दूसरी ओर थोड़ी सी बारिश होते ही हमारा जीवन तबाह होने लगता है। इस समस्या का क्या समाधान करें हम लोग? इस समस्या का समाधान ये है कि हम हमेशा सरकार पे निर्भर न रहें। हम अपने आप को भी मतलब कि उस तरीके से करें कि ये मेरा भी दायित्व है। अगर सिर्फ सरकार की नीतियों पे, सरकार के विकास डेवलपमेंट पे ही हम निर्भर रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि बारिश हुई तो उन जल को हम सोख्ता बना सकते हैं। अपने घरों के सामने सोख्ता अगर बना दें तो वो जल जो है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। हम अपने छतों पे हम जल स्टोर करने का रख सकते हैं, सोख्ता बनेगा या तालाब बने। मान लीजिए हमारे जो लोकल होते हैं, मुखिया, सरपंच, जो लोकल विंग हैं, जो कार्य करते हैं, वो तालाब का करें। ताकि अभी मतलब किसी कुछ योजनाएं आई हुई हैं, अमृत सरोवर करके गवर्नमेंट निकाली है, जिसके तहत बहुत सारे तालाब वगैरह का निर्माण हो रहा है। तो उसमें जल का मतलब कि से प्रबंधन होता है, जल प्रबंधन। और ना सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। जल का मतलब सही इस्तेमाल। छोटी सी एक उदाहरण है कि हम जब नहाते हैं तो उस समय हम जो नल है उसको हम ठीक से बंद न करें और ड्रॉप सिर्फ गिरे, एक ड्रॉप गिरता है तो वो जल साल भर में 15,000 लीटर के बराबर हम
उसको बर्बाद कर देते हैं। और आज सभी लोग इससे अनजान नहीं है कि आज हम जल पी रहे हैं खरीद करके। और कोरोना महामारी में हमने ऑक्सीजन लिया खरीद करके। वो दिन दूर नहीं है कि बुक्स किताबें जो हम पढ़ते थे, बैग लेके जाते हैं, हम लोग सब पढ़ते थे स्कूलों में, और वो बुक और किताब सिर्फ मोबाइलों में, सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में रह जाएंगे। और हमारी आने वाली जनरेशन के कंधे पे हम स्कूल बैग की जगह पे ऑक्सीजन का सिलेंडर और हाथ में बोतल तो आ ही गया है। तो वो ये सारी चीजें जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रही है। और इसका बस उपाय ये है कि हम जिस तरीके से बर्थडे, किसी की जन्मदिन आता है तो किसी की शादी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम तोहफा देते हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक पेड़ हम पौधा दें उनको तोहफा में और वो लगा दे। क्यों ना किसी लड़की के जन्म हो, उस खुशी में हम संकल्प करें कि हम 11 पौधे लगाएंगे। वो नीम का हो सकता है जिससे कि हमारा वातावरण, वहाँ का हवाएं शुद्ध हो जाती हैं। पहले नीम के बहुत सारे, नीम के जो पौधे होते हैं उसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। तो इस तरीके का अगर हम कदम उठाएंगे तो भी हम जा कर के इस समस्या से हम आने वाले समय में इससे लड़ सकेंगे। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो सके। उसके लिए हम निजी अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से लेकर के शुरुआत करेंगे तभी जाके होगा। वो चाहे जल प्रबंधन हो या वो पेड़ों को लगाने का हो, इस टाइप का हो, तभी जा करके हम इस समस्या से निकल पाएंगे। हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण दे पाएंगे। और अभी आपने कहा कि कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर आने वाला है बहुत जल्दी अगली पीढ़ी के कहीं भी आने जाने के लिए। तो हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यह चाहिए को हम लोग सिर्फ जानते हैं और कहते हैं, लेकिन हम लोग उस पॉलीथीन को का प्रयोग स्वयं बंद नहीं कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन सरकार इसको बंद कर देगी और बाजारों में ये आना बंद हो जाएगा, उस दिन ही बंद होगा। तो ये जो पॉलीथीन है यह कितना खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इस पर मैं आपकी राय चाहती हूँ। पॉलिथीन का तो बहुत, क्योंकि मतलब कि आप कोई भी दूसरी चीजें जैसे कागज की हो, कपड़े के हो, वो वेस्ट जो होते हैं वो मतलब कि उनका खाद्य बन जाता है, वो संस्करण हो जाता है। मगर पॉलिथीन को आप जला दीजिए, ये प्रयोग किया हुआ है कि अगर उसको जलाते हैं तो भी वो बच जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है। जितनी पॉलिथीन की मात्रा हो गई, अगर उतने पॉलिथीन को हम जला दें तो ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इससे कि सरकार का बैंड करने का हमें इंतजार नहीं करना का, वही अवेयरनेस है, वही है कि उसमें हम स्त्रियों को आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हम शुरू में कही हूँ कि स्त्रियां जो है वो बहुत ही प्रबंधन, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट करती हैं और बहुत ही सशक्त होती हैं अपने घरों को लेकर के, अपने घर का हर मैनेजमेंट को लेके। तो जब स्त्रियां में जागरूक होंगी कि ये अच्छा नहीं है, खास करके उनके स्वास्थ्य के लिए, वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरे जीव को तो मतलब कि से इफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन खास करके स्त्रियों को बहुत मतलब कि से ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं बताना चाहूंगी कि कैसे परेशानी हो रही है। अगर बाढ़ आ जाता है किसी इलाके में, गांव के गांव, शहर के शहर, लोग सड़क किनारे आ जाते हैं, टेंट लगा के रहने लगते हैं। उसमें स्त्रियों का हाइजीन का, शौचालय का, खान पान का, आप बहुत दूर तक अगर शौचालय का कोई सुविधा नहीं, उससे उनके स्वास्थ्य पे हानिकारक असर होता है। या फिर जिस तंबू में हम वो रहती हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हुई या जो भी है उस तंबू में रहती हैं, तो उनका सुरक्षा नहीं हो, दरवाजे नहीं है, एक प्रॉपर घर नहीं है, तो बहुत सारी मतलब कि यौन उत्पीड़न से लेकर के और
स्वास्थ्य समस्या तक वो झेलना पड़ता है। और ये सारी चीजें हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से। अगर सूखा पड़ जाता है, राजस्थान का बहुत सारा भाग है जहाँ बहुत दूर तक पानी लेने के लिए जाती हैं स्त्रियां, क्योंकि घर को संभालती हैं स्त्रियां ही, बहुत दूर तक जाती हैं, अपने माथे पे पानी लेकर के आती हैं। उस बीच में अगर वो गर्भवती हैं या कुछ इस तरह से डिहाइड्रेशन हो गया, वो गिर गई, कुछ हो गया, या फिर उनके साथ कुछ अनहोनी हो गया, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसी चीजों को लेकर के अगर स्त्रियों को जागरूक हम करते हैं, अवेयर करते हैं, तो वो इसमें बहुत बढ़िया भूमिका निभा सकती हैं इन सब चीजों से लड़ने के लिए। क्योंकि वो हमारे हर किसी चीज के कहा जाता है कि जो पहली गुरु होती है वो माँ होती है, माँ एक स्त्री होती है। तो वो जो गुरु है, वो जो मैनेजमेंट है, जो वो सारी चीजें, वो एक स्त्री से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई योजना बनती है और इस योजना में अगर स्त्रियां रहती हैं, तो एक बहुत बढ़िया योजना बनेगा जो सशक्त होगा, जो जलवायु परिवर्तन में बहुत ही ज्यादा सहयोग करेगा। ये सारी चीजें जो हैं, उनमें स्त्रियों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। उनके हाइजीन को लेकर के, इस चीजों को लेकर के उन्हें अवेयर होना पड़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग का जो सारी चीजें हैं, उनको इस सब चीजों से देखना, उनका अवेयर करना। सॉरी, थोड़ा सा मैं ये हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, तो इस मतलब कि का होना बहुत जरूरी है। विषय काफी व्यापक है और हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी हमारी यह इच्छा है कि आपसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा जान लें। ग्लोबल वार्मिंग के साथ दो बातें जुड़ी हुई आती हैं कि ओजोन परत जो है वो पतली होती जा रही है, ओजोन मंडल को कहते हैं, उसमें छेद होता जा रहा है, और हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो इन दोनों को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहेंगे। इसमें क्या है कि जो ओजोन परत है, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का सबसे मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा रोल है, मीथेन का गैस का रोल है, और क्लोरोफोर्म का कार्बन का गैस का रोल है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लेशियर जब पिघलती है, तो उसके नीचे दबे हुए मिट्टी जब में मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। दूसरी बात है कि जब ग्लेशियर पिघलती है, तो समुद्र स्तर बढ़ जाता है। समुद्र स्तर बढ़ने से बहुत सारे द्वीपों का डूबने का खतरा है। जहाँ वहाँ वास कर रहे हैं वो निवासियों के लिए खतरा हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए पेड़ पौधा का लगाना जरूरी है। मीथेन गैस जो है, वो हमारा क्या बोलते हैं, सूती वस्त्र, जितने भी उद्योग हैं उसमें, जितने सूती वस्त्र उद्योग में यूज होने वाले प्रोडक्ट की वजह से उसमें मीथेन गैस आते हैं। हम एसी के बिना रह नहीं पाते हैं। वो कार हो, हमारे 4 व्हीलर हो या फिर घर हो, हम एसी को चलाते हैं, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक माना जाता है। तो क्यों ना हम अपनी दिनचर्या ऐसा बनाए, क्यों ना हम अपने आप को ऐसे बनाए कि हम एसी का कम यूज कर सके। और गाड़ी के बिना कहीं जाना, 4 व्हीलर के बिना, साधन परिवहन के बिना जाना आना संभव नहीं है, लेकिन कम दूरी क्यों ना हम बिना गाड़ी का यूज करें। पेट्रोल के जगह पे हम सीएनजी का यूज करें। ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के जो गैस है उसमें हम जो कारक हैं उनमें हम कमी लाएंगे धीरे धीरे, तभी जा करके ये जलवायु परिवर्तन रुकेगा। अभी एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम लोग एसी के बिना नहीं रह पाते, जबकि होना यह चाहिए कि हम एसी का प्रयोग कम करें और ऐसा वातावरण बनाएं कि जिससे एसी की आवश्यकता ही न पड़े। यानी हमारी जो समस्याएं हैं, हम उसकी जड़ों की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, तत्काल की सुविधा देख रहे हैं, हम भविष्य को नहीं देख रहे हैं।
हम ये कहते हैं कि हम जो भी कमा रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, यदि वही नहीं बचेंगे तो हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देंगे। मैम, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आप प्राकृतिक संसाधन के जो संरक्षण के जो प्रमुख उपाय हैं उसको भी संक्षेप में बता दें, ताकि जन जन तक इन जानकारियों का प्रसार हो सके कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से हम भी बचा सकते हैं। हर एक व्यक्ति का जो प्रयास है वो काम आने वाला है। पेड़ की कटाई रुकनी चाहिए। सबसे पहले पेड़ जितना ज्यादा हो सके उतना लगाएं, क्योंकि जहाँ भी पेड़ लगे होते हैं और जहाँ नहीं लगे होते हैं, हम खुद महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पे तापमान में बहुत कम अंतर होता है। मान लीजिए जहाँ पेड़ नहीं लगे हुए, शहर ही है अपना, या फिर हम अपने घर से कुछ दूरी पे बाग बगीचे लगाने का गाँव में परंपरा अभी भी छूटी नहीं है, तो बगीचे में हम जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम होता है, गर्मी कम लगती है। और वही हम गांव की तरफ जहाँ पेड़ कम होता है उधर जाते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है। तो सबसे पहले पेड़ की कटाई रुकनी चाहिए। हम जहाँ जितना ज्यादा हो सके हम पेड़ पौधे लगाएं। एसी का उपयोग कम करें हम, और उसके बाद से है गाड़ियों का, पेट्रोल का कम करें, सौर ऊर्जा का हम प्रयोग ज्यादा करें, कोयला का यूज न करें, जीवाश्म का ईंधन का यूज हम कम करें। तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब किसे इसमें सहायक होंगी। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की लगातार बात होती है, टीवी पर बात होती है, पत्र पत्रिकाओं में लेख आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सारी जानकारियां होने के बाद भी जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ग्लोबल वार्मिंग पे सेमिनार इत्यादि का आयोजन कर रहे हैं, उन सेमिनारियों संगोष्ठियों में भी बड़े बड़े एसी लगे होते हैं। तो यह जो हम लोग व्यवहार में और सिद्धांत में जो चीजों को कर रहे हैं, तो वो सैद्धांतिक चीजों को व्यवहार में कैसे लाएं, इसके भी कुछ उपाय होंगे मैम, उस पर भी आप थोड़ी सी बात रखें। उस व्यवहार में स्त्रियां ही ला सकती हैं। सबसे पहले वो जब जागृत होंगी तभी जा करके होगा। मैं ये कह रही हूँ कि जब भी कोई अनुष्ठान होता है, अभी सावन का महीना चल रहा है मैडम, और हरियाली इसकी पहचान है, तो अगर क्यों ना स्त्रियां ऐसा करें कि कहीं पौधे लगाएं, या फिर हम कुछ ऐसा संकल्प लें कि हम नहीं, आज के बाद हम इतना ही इस एसी का ही हम यूज करेंगे। हम अपने बच्चों को समझाएं और अपने बड़ों को भी बोले कि नहीं, थोड़ा सा प्राकृतिक हवाएं लिया जाए, प्रकृति में रहने का मतलब कि आदत डाली जाए, इन सब चीजों को आदत कम करना पड़े। इसलिए इस टॉपिक आपके द्वारा मिला है, जो मेन है कि स्त्रियों का क्या रोल होगा इसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो स्त्रियों का ही होगा। अगर वो सशक्त हो जाती हैं तो बदलाव वहीं से शुरू होगा। हम और आप और हमारी जैसी बहुत सारी स्त्रियां इसको बदलाव कर सकती हैं। वो ईंधन का उपयोग जैसे करती हैं, सोलर सिस्टम, बिजली का कम उपयोग करें। मान लीजिए हम घर में नहीं हैं तो हमें बिजली बंद करके रखना चाहिए। मान लीजिए दिन है तो लाइट जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बिना फैन का रह सकते हैं, उतनी गर्मी नहीं है, तो यूं ही उसकी खपत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। पानी की देखना चाहिए कि हम पानी का मैनेजमेंट, अगर हम मतलब कि घरेलू बातें कह रही हूँ कि अगर मैं 2 बाल्टी से नहा सकती हूँ, उसमें तीसरा बाल्टी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे जगहों पे पानी जो है चंडीगढ़ में ये जो क्या बोलते हैं, और बहुत सारी जगहों पे पानी का स्तर जो है वो कम होता चला गया। बहुत जगह पे नहीं मिल रहा है पानी, पीने लायक पानी जो है वो 1% ही रह गया है। बाकी पानी का पीएच मान बहुत ज़्यादा है, खारा पानी है, उसको हम पीने के योग्य नहीं रख सकते हैं। तो ये सारे प्रबंधन जो है वो घर से ही स्टार्ट होगा, मेरे आपके और लोगों के घरों से ही
शुरू होगा, वहीं से हमें और आपको ही आगे बढ़ना होगा। दूसरों से जब तक से करेंगे नहीं। एक कहावत है, मैं कहना चाहूँगी, अगर आप एक माता थी और गई थी महात्मा गांधी के पास, उनके पास गई और बोली कि ऐसे ही बड़े जो महात्मा होते हैं उनके पास हम जाते हैं, कभी कभी अपनी समस्याओं को लेके भी जाते हैं। तो बोले ये बहुत, मेरा बालक जो है बहुत ज़्यादा चीनी खाता है, बहुत मीठा खाता है, इसके दांत खराब हो रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है, इस 2 दिन बाद आना। उस दिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो 2 दिन बाद गए और वो लगा उन्हें कि कुछ मतलब कि से कारगर उपाय बताएंगे महात्मा जी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे चीनी खाना बहुत खराब है, उससे शुगर बढ़ता है, उससे दांत खराब हो जाएंगे, उससे मतलब कि वो ये हानि होती है, बाबू नहीं खाना चाहिए। तो माता बोली कि इतना छोटा सा बात था, आप इसके लिए हमें 2 दिन बाद क्यों बुलाया, उस दिन भी बोल दिए होते। तो बोले कि क्योंकि उस समय तक मैं भी चीनी खाता था, मैं छोड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो वही करे कि जब तक से हम लोग खुद अपने में ये बदलाव नहीं लाएंगे, ये सेमिनार संगठित इंटरनेशनल लेवल का इतने बड़े जी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जितने भी होते हैं, उसमें आपने बहुत अच्छा मतलब कि से ये प्रश्न किया मैम कि उस सभी में एसी लगे होते हैं, उस सभी में बोतल बंद पानी होते हैं, सभी में सब कुछ होते हैं, और हम उसी समस्या के बारे में खड़े हो करके हम विश्व को संबोधन करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया है, ये समस्या, ये वहीं से शुरू करना चाहिए। क्यों ना वैसे शिखर सम्मेलन प्राकृतिक में किसी खुले आसमान के नीचे होना चाहिए था। ऐसे करेंगे तब तो जाकर के अवेयरनेस होगी, पर इतना बहुत ज़्यादा उम्मीद करना दूसरों से तो कठिन है, बट अपने से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, यही मैं बोल सकती हूँ। मैम एक और प्रश्न है मेरे मन में कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ये महानगरों की जरूरत थी क्योंकि वहाँ जगह कम थी, इसलिए वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाए गए, छोटे छोटे फ्लैट्स बनाए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वहाँ रहने की व्यवस्था हो सके। लेकिन आज एक फैशन हो गया है, गांव गांव में बिल्डर्स पहुंच गए हैं और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर उस नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि जो हमारे पुराने घर हैं उसमें खुले आंगन है, मिट्टी के खुले आंगन है, उस आंगन में नीम के पेड़ हैं, तुलसी के पौधे हैं। तो ये हम लोगों ने जो अपनी पूरी रहन सहन की व्यवस्था को बदल दिया है और अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं। हम कैसे वापस मुड़े और कैसे इस बात को समझें कि वह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारी व्यवस्थाओं का एक, कह लीजिए कि आपात स्थिति की वो व्यवस्था थी कि जहां जगह कम है वहां रहने के लिए, लेकिन जहां पर्याप्त जगह है वहां फैशन में आकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं और लोग उसमें रहने के लिए जा रहे हैं। तो इस के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है वह लगातार नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो कंक्रीट है वह भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसे हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, स्त्रियां इसमें क्या भूमिका अदा कर सकती हैं? मैम ये कहूंगी कि ये एक सोसाइटी सिंबल हो गया है। सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे घर हैं, आंगन हैं, पहले जो घर जो आंगन वाले बनते हैं थे और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसमें हम शुद्ध हवा ले रहे हैं, शुद्ध प्रकृति में हम रह रहे हैं, और उस घर में वो बिल्डिंग वाले घर से टेम्परेचर कम रहता है, तापमान जो है वो 3-4 डिग्री सेल्सियस कम रहती है। लेकिन उस कंक्रीट वाले पत्थर वाले घरों में हम जाके रहते हैं। एक एक सोसाइटी सिंबल हमारी थिंकिंग बन गई है। इस थिंकिंग को हमें तोड़ना होगा। जब कोरोना महामारी हुआ था तो उसी कंक्रीट के बिल्डिंगों से निकल निकल के लोग गांवों के तरफ भागे थे। उस महत्व को आज भी और हमेशा समझेंगे तभी जाकर के ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। जनसंख्या है, इसके लिए परिवार नियोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है।
ये माइंड सेट हटाना पड़ेगा कि मेरे 5 बेटे रहेंगे तो मुझे ज़्यादा कमा के देंगे, या फिर ज़्यादा में मजबूत रहेंगे सोसाइटी में, इस तरीके के कि हाँ मेरे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो धाक, इस टाइप का ये मेंटलिटी बदलना होगा लोगों को। ये सोचना होगा कि एक ही बेटा हो, एक ही बेटी हो, कोई अंतर नहीं है। वो बेटा हो या बेटी हो, कोई अंतर नहीं है। अगर एक को आप अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति देते हैं, अच्छी उसको परवरिश देते हैं, तो बहुत अच्छा है। 5 बेटे या 10 2 बेटों 3 बेटों के ये अपेक्षा में, उससे हमारी जनसंख्या जब तक से कंट्रोल नहीं होगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, उनके रहने के लिए बिल्डिंगें बनते जाएंगी, पेड़ की कटाई होगी। पेड़ की कटाई के लिए बहुत सारे जंगलों में आग लगाए जाते हैं, और कभी-कभी देखा जाता है कि अपने आप तापमान इतना तेज हो गया है कि झरिया, मैं उदाहरण देना चाहूंगी, झरिया में कोयले की खान में जो आग लगी हुई है, आज से 10 साल पहले से ही, और वो आग जल रही है, उससे हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा होगा। और जब पेड़ों की कटाई होती है, जब जंगलों में आग लगती है, तो वो पत्थर जो है वो गर्म हो जाते हैं उससे, और वो पेड़ों से, एक तो पेड़ों की कटाई हो रही है, ऊपर से उसमें आग लग जाते हैं, तो ऑक्सीजन, मतलब कि अ, हर समस्या पे समस्या। तो जनसंख्या नियोजन बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों को और मतलब घर के सभी लोगों को ये माइंडसेट बदलना होगा। एक से कहावत है, 1 से 21 हो सकता है, लेकिन 21 से ज़्यादा आप उधर ध्यान देंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। जिन क्षेत्रों में पानी का संकट था पहले से, वहाँ तो पानी का संकट है ही, लेकिन जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जलाशय थे, नदियाँ थी, उन क्षेत्रों में भी अब जल संकट हो रहा है, क्योंकि लगातार तालाब भरे जा रहे हैं और लगातार मिट्टी खोद-खोद करके दूसरे कामों में उसका उपयोग हो रहा है, और हम लोग ये भूलते जा रहे हैं कि ना हम कहीं से मिट्टी बना पाएँगे आने वाले समय में, न हम जल का निर्माण कर पाएँगे, क्योंकि जिस जल का हमें संरक्षण करना चाहिए, जिस मिट्टी का हमें संरक्षण करना चाहिए, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग बार-बार ये बात सुनते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हो सकता है कि उस ग्लेशियर पिघलने से इस धरती पर ऐसा पानी का सैलाब आ जाए कि शायद यह दुनिया बची न रहे। इन इन तमाम चीज़ों को हम लोग उस तरह से देखते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जो एक कहानी है उस रूप में। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो स्त्रियाँ हैं, चाहे वो घर के भीतर और समाज के भीतर, इन सभी परिस्थितियों को जानने के बाद किस तरह से अपने पर्यावरण को, अपने समाज को और अपने आसपास के लोगों को यह समझा सके कि हम नहीं जाएंगे बड़े मकानों में, हम नहीं जाएंगे नए घरों में, हमें यही पर्यावरण चाहिए, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो ही हमारा अस्तित्व रहेगा। बिल्कुल, उन्हें इस चीज़ को समझाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो स्वास्थ्य पे बहुत असर हो रहा है स्त्रियों के। सभी के स्वास्थ्य पे होता है। मैं शुरू में ही बोली हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो जलवायु परिवर्तन जो हुई है, उससे सभी जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहुत सारे जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिखर रहा है। जो खाद्य श्रृंखला है वो बिखर रही है, बहुत सारे जीव हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। तो ये सब पे असर पड़ा है, लेकिन स्त्रियों पे ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि बहुत तरह के स्त्रियों का जो स्किन होता है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत सेंसिटिव होती है। तो चर्म रोग जैसे जो हैं वो स्त्रियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रजनन में भी बहुत ज़्यादा ये बांझपन की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को, बहुत सारे शोध में ये प्रकाशित हो चुका है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, तापमान बढ़ते जा रहा है, और ये खाद्य श्रृंखला की जो समस्या है, खादों में, कृषि में जितना खाद्य का उपयोग हो रहा है, कीटनाशक दवाओं का उपयोग हो रहा है, उससे मीथेन गैस का ज़्यादा उत्सर्जन होता है। उसकी वजह से स्त्रियों का बांझपन
पे बहुत असर हो रहा है। पानी में ज़्यादा अम्लीय होने की वजह से उनका जो प्रजनन ये है उस पे असर हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पे असर हो रहा है। स्तन कैंसर इस टाइप की बीमारियां जो हैं वो स्त्रियां अब झेलने लगी हैं, जो बीमारियां हम कभी सुनने भी नहीं थे उस टाइप की बीमारियां अब स्त्रियों में आने लगी हैं। तो जब स्त्रियां इतना ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हमें वो बिल्डिंग वाली बंद कमरे नहीं चाहिए, हमें खुले में रहना है। हम खुले में रहेंगे, खुले वातावरण में रहेंगे, प्रकृति के हवाएं में रहेंगे और हम अपने घरों में जिस अनुष्ठान बना लें स्त्रियां। मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से हम करवा चौथ, तीज, हरितालिका तीज वगैरह स्त्रियां मनाती हैं, उसी तरह के से एक अनुष्ठान कर लें, एक पर्व की तरह मनाने कि हमें इस पर्व पे, हमें तीज पे, करवा चौथ पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, हमें मतलब कि अपने घर को हरा भरा रखना है, हमें पानी का मिसयूज नहीं करना है। इन सब चीज़ों को अगर प्रण कर लेंगी तो जरूर बहुत ही अच्छा बदलाव होगा। अगर वो प्रण कर लेंगे कि नहीं हमें एक ही बच्चा चाहिए, हमें 4 बच्चे नहीं चाहिए, परिवार नियोजन कर लें तो बहुत बड़ा इस राष्ट्र के विकास में भी और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में भी बहुत ज़्यादा कारगर होंगी। मैम मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम बाजार की जकरबंदी में जाते हैं वैसे वैसे हम पर्यावरण विरुद्ध काम करते हैं, क्योंकि बाजार जिस तरह के सौंदर्य प्रसाधन लेकर आ रहा है और महिलाएं उसकी ओर आकर्षित होकर उनका उपयोग कर रही हैं, उन सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने के लिए भी प्रकृति का बहुत नुकसान होता है। कई जीव जंतुओं को मार करके उसका उपयोग में लाया जाता है और वे सौंदर्य प्रसाधन हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। बावजूद इसके लगातार सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो मतलब कि जग जाहिर है कि जो सौंदर्य प्रसाधन बन रहे हैं, कुछ तो जैसे कि चंदन वगैरह है, उनको कट कट करके चंदन की जो लकड़ियां हैं उनसे कटता है तो उससे बनता है। लेकिन कुछ जो प्रसाधन है वो कॉस्मेटिक जो है वो बहुत सारे जानवर जैसे खास करके मछलियों के तेल से बनता है। और अगर समुद्र की खास करके व्हेल मछली से निकाला जाता है तो अगर समुद्र से बहुत मात्रा में, क्योंकि ये ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो बहुत मात्रा में बिक रहे हैं और वो हम स्त्रियां ही उपयोग करते हैं, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे समुद्र जीवों को मारा जाता है जिससे कि सामुद्रिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिखर रहा है, वो श्रृंखला बिखर रही है। उसे हमें इससे अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि पहले ये ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं थे। पहले कच्चे दूध से ही चेहरे साफ हो जाया करते थे, बेसन से ही हम नहा लिए, बेसन से ही हो जाते थे। और कभी आज तो डेट में बोली तो निकलते हैं पिंपल, बहुत सारे दाने आ जाते हैं, झाइयों का शिकायत होता है। पर दादी वादी के हम लोग देखते थे उनमें कोई झाइयाँ नहीं थी। उसका हमें लगता है क्षणिक लाभ होता है इस ब्यूटी प्रोडक्ट का। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट होता है जो उसका क्षणिक लाभ मिलता है, हम बाजार की तरफ इतने अग्रसर हो गए कि उसका हम साइड इफेक्ट देख ही नहीं पा रहे हैं कि उसका हमारे मतलब कि शरीर पे उसका एक नुकसान भी हो रहा है। जिस झाइयों की कमी करने के लिए हम लगा रहे हैं वो छोड़ देने के बाद और ज्यादा तेजी से इस हमारे चेहरे को खराब करती हैं। वो तो घर में ही है, हमारे घर में ही है कि हम कच्चे दूध मिलेंगे अगर मवेशी रहेगी तो, अगर गाय है ये है तो शुद्ध दूध मिलेगा। पाउडर के दूध की तरफ हम जा रहे हैं। स्त्रियां जो हैं अपने बच्चों को, मैक्सिमम स्त्रियां अब उस इतनी मतलब कि खूबसूरती की ये हो गई है कि सुनने में आता है और देखने में भी आता है कि बहुत सारी स्त्रियां स्तनपान भी नहीं करवाती हैं। तो ये सारी, और बच्चों को प्रोडक्ट वाले दूध दे रही हैं तो उसे नुकसान ही नुकसान है।
लेकिन अगर आप अपने घर में, और प्राकृतिक खुले में घर बनता है, जैसे गाँव में घर है, वहाँ हम अपने गाय को पालन कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्डिंग वाले में गाय नहीं रख सकते हैं, हम वहाँ पे मवेशी पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने गाँव में रहते हैं तो हमें गाय भैंस भी रहेगी, उसके शुद्ध दूध भी मिलेंगे और ब्यूटी प्रोडक्ट भी हमें मिल जाएगा बिना पैसा लगाए हुए, और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बाहर के बाजार वाले प्रसाधन को छोड़ें और घर के प्रसाधन को यूज करें जो अपने ही घर में है। और सभी चीज़ों को इस तरह से हम एक तरह से बाइकआउट करना चाहिए हमें, बाजार वाले प्रसाधन को, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, किसी के लिए नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कंपनियों को क्या है, वो तो हमारे हमसे पैसा भी ले रही है और हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। आप स्वयं युवा हैं, लेकिन फिर भी पूछूंगी कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं किस किस ये पे मैम, ब्यूटी पर प्रोडक्ट पे, ग्लोबल वार्मिंग पे। युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें, क्योंकि किसी भी परिवर्तन का जो श्रेय सबसे ज्यादा युवाओं के हाथ में जाता है। नई सोच की धारा नई युवा पीढ़ी ही लाती है। तो मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि पॉलीथीन का उपयोग कम करें, घर से निकलें तो बैग ले करके जाएं, और पेड़ पौधों प्रकृति से प्यार करें। जिस तरह से सबसे उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, उसी तरह प्रकृति पेड़ पौधों को मित्र की तरह समझे। उन्हें ये समझे कि जिस तरह से हम अपने मित्र को चोट लगती है, उसे दर्द होती है, तो एक पेड़ पौधा काटने से भी उसे भी दर्द उतना ही होता होगा। और मित्र और हर जो भौतिकवाद में रिश्ता है, उसमें आदान प्रदान स्वार्थ कुछ न कुछ निहित होता है, पर जो प्रकृति है वो निस्वार्थ है, वो हमें निस्वार्थ ऑक्सीजन दे रही है, शुद्ध हवा दे रही है, फल फूल कंद दे रही है, वो सारी चीजें दे रही है। तो जो निस्वार्थ आपको इतना दे रहा है, तो उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने जन्मदिन पर, अपने वैलेंटाइन डे पे कोई ऐसा गिफ्ट देने से अच्छा है कि आप पेड़ पौधा दें और लगाएं, और अपने जन्मदिन पर जरूर एक पौधा लगाएं, नीम का लगाएं या फिर पीपल का लगाएं या फिर किसी भी तरीके का, आम का लगाएं। इन सब पौधों से बहुत ज्यादा, नीम का पौधा अगर लगाते हैं तो वो एक औषधीय पेड़ है। अगर आप जामुन लगाते हैं तो वो एक फल के साथ साथ आपको शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इस तरह का एक एजेंडा बना ले मेरी युवा पीढ़ी, मैं भी उसमें हूँ शामिल। और मैम से भी कहूँगी इस टाइप का जहाँ भी है आपका तो पढ़ाया हुआ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और प्रतिभा अपनी दिखा रहे हैं, तो वो ज़रूर बातों को मानेंगे। और मैं अपनी युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि मतलब कि पेड़ पौधा लगाएं, प्रकृति से प्रेम करें। हम प्रकृति से जितना प्रेम करेंगे उसके कई गुना वो हमें प्रेम करेगी, और तभी हम इस खूबसूरत पृथ्वी को बचा पाएंगे। क्योंकि एक पृथ्वी ही है जहाँ पे इतनी खूबसूरती है, सब तरह की चीजें मिलती है, मनुष्य नाम का जीव भी यहाँ रहता है, यहाँ इतना विकासशील हर चीज है, बाकी किसी ग्रह पे ऐसा सुविधा नहीं है। तो इतनी खूबसूरत पृथ्वी को माँ समझिए। मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से अपने माँ को कष्ट होता है और हमें तकलीफ होता है, उसी तरह समझिए कि इस पृथ्वी के सीने पर कितने बड़े बड़े बिल्डिंग, कितने मेट्रो स्टेशन, कितने हवाई अड्डे, कितने खंजर चल रहे हैं, फिर भी वो हमें कुछ न कुछ दे रही है। तो कि कुछ न, क्यों ना हम कुछ पेड़ पौधे लगाएं, उसको प्यार करें। यही मैं युवाओं से आग्रह करूंगी, विनती करूंगी, यही कहूंगी कि बदलाव लाइए, परिवर्तन लाइए, क्योंकि हर परिवर्तन एक युवा पीढ़ी ही लाती है। आपकी बातों से मुझे एक नारा याद आ गया, जिसमें कहा गया है कि बच्चे 2 से अधिक नहीं और पेड़ 5 से कम नहीं। सचमुच बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कई जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे और तालाब किनारे जाते थे तो तमाम प्रकार की तितलियां दिखाई देती थी, और आज तितलियां दिखाई ही नहीं देती है। ऐसा लगता है कि तितलियां गायब हो गई हैं।
सचमुच बहुत प्रकार के जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हम लोग भी कहीं विलुप्ति के कगार पे न पहुंच जाएं, इसके लिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। सुनीता मैम, आप आई और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सार्थक चर्चा आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह बड़ी बिंदी से आप जुड़ी रहें और हम सबके साथ कदम से कदम मिलाकर आप चलें, ताकि हम लोग भी अपनी इस यात्रा को और कामयाब कर पाएं। अगले रविवार मिलेंगे एक और बड़ी बिंदी से, लेकिन उससे पहले मैं सभी बड़ी बिंदियों को याद दिला दूं कि बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें। और इस कॉफी के पैसे कैंसर पेशेंट्स के इलाज के लिए जाता है, इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि बाय मी अ कॉफी को भी हम लोग सहयोग करते रहें और बड़ी बिंदी के इस कारवां को इसी तरह मिलजुल कर चलाते रहें। प्रणाम।